नमस्कार मित्रों। लास्ट के 2 लेक्चर कैसे लगे? अच्छे लगे? सच कहूँ आपको देखने में जितना मज़ा आया होगा उससे ज़्यादा मुझे वो पढ़ाने में बहुत मज़ा आता है। अब मैंने सोचा है थोड़ा फिज़िकल देख ले, ओके? फिर इसके बाद वापस हम ऑर्गेनिक में चले जाएंगे। थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स लीड्स टू द कॉन्सेप्ट ऑफ। अब आपको हो सके तो अगर आपके पास टाइम रहता हो तो जीरो ऑर्डर, फर्स्ट ऑर्डर, सेकेंड ऑर्डर और थर्ड ऑर्डर ऑफ थर्मोडायनेमिक्स एक बार देख लो। अब जीरो ऑर्डर जो है वो हमें फ्लो ऑफ हीट एनर्जी दिखाता है कि हायर टेम्परेचर टू लोअर टेम्परेचर जिसके पास एनर्जी कम है उसकी तरफ हीट एनर्जी फ्लो होती है। अब जो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है वो आपको पता होगा कि वो किसके रिलेटेड है, तो वो एनर्जी से रिलेटेड है। मतलब लीड्स टू एनर्जी, वो एनर्जी को दिखाता है, नाइदर क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉय, तो वो हमें एनर्जी के बारे में दिखाता है। फिर आपको पता हो तो जो सेकेंड लॉ है वो एक तो वो हमें फ्री एनर्जी के बारे में दिखाता है। फ्री एनर्जी, फ्री एनर्जी मतलब क्या? डेल्टा जी, है ना? फ्री एनर्जी मतलब क्या? डेल्टा ई, सॉरी डेल्टा जी। तो गिब्स एनर्जी के बारे में एंड एंट्रोपी के बारे में बताता है, डेल्टा एस। मतलब सेकेंड जो लो है वो लीड्स टू फ्री एनर्जी एंड एंट्रोपी। बट जो थर्ड लॉ है थर्मोडायनेमिक्स का वो कोई एंट्रोपी को लीड नहीं करता। वो तो हमें क्या दिखा रहा है? लिमिटेशन ऑफ एंट्रोपी, या तो मैं ये कहूँ कि लिमिटेशन ऑफ रैंडमनेस हमें दिखाता है। तो थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक लीड्स टू न टेम्परेचर, न फ्री एनर्जी, न एंट्रोपी, बट नन ऑफ दिस। वो किसी को लीड नहीं करता। थर्ड लॉ हमें क्या दिखाता है कि भाई कहाँ तक एरर को कम किया जा सकता है। शायद मैंने एक लेक्चर में कहा था एब्सोल्यूट जीरो केल्विन टेम्परेचर -273.15 केल्विन पर क्रिस्टलाइन कंपाउंड के अंदर एंट्रोपी ज़ीरो होती है। इसका मतलब कि इसके अंदर एरर ज़ीरो है। तो थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स कोई ऐसी टेम्परेचर, एनर्जी या एंट्रोपी को लीड्स नहीं करता। ओके, अ स्पॉन्टेनियस रिएक्शन इज इम्पॉसिबल। अब आपको स्पॉन्टेनियस रिएक्शन के बारे में पूछा है तब एक फॉर्मूला आपको याद आनी चाहिए, डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। अब सबको शायद इसके बारे में पता है। अब आपको ये कह दूं कि जो एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है उन सब एक्सोथर्मिक रिएक्शन के लिए डेल्टा एच की वैल्यू नेगेटिव होती है और एंडोथर्मिक रिएक्शन के लिए डेल्टा एच की वैल्यू पॉजिटिव होती है। अब यहाँ हमें पूछा गया है स्पॉन्टेनियस रिएक्शन। अब डेल्टा जी जो है लेस देन ज़ीरो हो, मतलब इसकी वैल्यू नेगेटिव हो, तो हम कह सकते हैं कि वो स्पॉन्टेनियस रिएक्शन है। ओके, अगर डेल्टा जी की वैल्यू नेगेटिव हो, लेस देन ज़ीरो हो, तो रिएक्शन स्पॉन्टेनियस हो। अब इन्होंने वर्ड बहुत अच्छे डाले हैं, इम्पॉसिबल मतलब नॉन स्पॉन्टेनियस पूछा है। तो इसके लिए डेल्टा जी ग्रेटर देन ज़ीरो मतलब पॉजिटिव होगा, तो ये नॉन स्पॉन्टेनियस होगी, मतलब इम्पॉसिबल होगी। ओके, तो डेल्टा जी की वैल्यू इस फॉर्मूला में सोचो पॉजिटिव कब हो सकती है? तो डेल्टा एच अगर पॉजिटिव हो, ओके, डेल्टा एच पॉजिटिव हो और डेल्टा एस जो है वो नेगेटिव हो, तो मैथ्स के बारे में आपको पता होगा कि ये माइनस होगा, तो ये माइनस माइनस क्या होगा, तो ओवरऑल इसकी वैल्यू हमें क्या मिल जाएगी? पॉजिटिव।
मतलब डेल्टा जी क्या होगा, ग्रेटर देन ज़ीरो, तो ये क्या हो जाएगी, इम्पॉसिबल। तो डेल्टा एच जो है वो पॉजिटिव होना चाहिए और डेल्टा एस जो है वो नेगेटिव होना चाहिए, तब हम कह सकते हैं कि ये स्पॉन्टेनियस रिएक्शन इम्पॉसिबल होगी। और ये टेबल ज़रा लिख लेना। देखो डेल्टा एच नेगेटिव, डेल्टा एस नेगेटिव, फॉर्मूला क्या है, डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। अब आप अपने आप को सोचो कि डेल्टा एच नेगेटिव है, डेल्टा एस भी नेगेटिव है, और ये नेगेटिव है तो ये नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा। अब ओवरऑल आंसर ये नेगेटिव और ये एंटाइटी पॉजिटिव हो तो आंसर नेगेटिव और पॉजिटिव कब आ सकता है। देखो मैं फर्स्ट को एक्सप्लेन कर रहा हूँ, बाकी आप देख लेना। डेल्टा एच जो है वो नेगेटिव है और ये भी नेगेटिव है, तो ये नेगेटिव नेगेटिव तो ओवरऑल ये क्या हो जाएगी, पॉजिटिव। अब इसकी वैल्यू और इसकी वैल्यू के पॉजिटिव नेगेटिव से फाइनल आंसर पॉजिटिव होगा या नेगेटिव, वो किस पर डिपेंड है, तो डिपेंड करता है टेम्परेचर पर। अगर टेम्परेचर लो होगा तो ओवरऑल इसका जो आंसर होगा वो कम पॉजिटिव होगा। मतलब ये कहोगे कि लो अगर टेम्परेचर हो, लो टेम्परेचर, तो डेल्टा एच की वैल्यू टी डेल्टा एस से बढ़ जाएगी, है ना। मतलब नेगेटिव ज़्यादा है पॉजिटिव कम है, तो रिएक्शन क्या होगी, स्पॉन्टेनियस। क्यों स्पॉन्टेनियस होगी, क्योंकि नेगेटिव पार्ट बड़ा है और पॉजिटिव पार्ट छोटा है। और यही चीज़ अगर हाई टेम्परेचर पर कर दे तो ओवरऑल इसकी वैल्यू बढ़ जाएगी और डेल्टा एच की वैल्यू कम हो जाएगी, तो इसका मतलब पॉजिटिव पार्ट बढ़ गया तो ओवरऑल आंसर पॉजिटिव आएगा, तो रिएक्शन नॉन स्पॉन्टेनियस हो जाएगी। मैंने लिख ही दिया है। उसी तरह डेल्टा एच पॉजिटिव, डेल्टा एस पॉजिटिव और टेम्परेचर लो हो, तो अब आप सोचो कि टेम्परेचर लो है तो ओवरऑल आंसर कम हो जाएगा, तो ओवरऑल आंसर पॉजिटिव होगा। पर टेम्परेचर हाई होगा तो ये नेगेटिव पार्ट बढ़ जाएगा, वैल्यू हाई, तो स्पॉन्टेनियस नॉन स्पॉन्टेनियस। और ये भी आप देख लेना। आई थिंक ये मैथ से तो समझ में आएगा आपको थोड़ा बहुत, पर ये लिख लेना। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। पहले तो आपको ये पता है कि कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी होती क्या है। द प्रॉपर्टी which depends upon number of particle irrespective nature of solute and solvent। आपके सॉल्यूट सॉल्वेंट के नेचर पर डिपेंड नहीं करता, पर पार्टिकल पर डिपेंड करता है। यहाँ मैं कुछ पढ़ाना चाहूँगा। अगर मैं आपको कहूँ कि C6H12O6 इस ग्लूकोज को अगर आप वाटर में ऐड करके सॉल्यूशन बनाओगे तो होगा क्या, डिसोल्यूशन होगा। मतलब ग्लूकोज डिसोल्व में वाटर में डिसोल्व हो जाएगा। तो किस फॉर्म में रहेगा, तो अभी ये किस फॉर्म में अवेलेबल है दोस्तों, तो ये मॉलिक्यूल के फॉर्म में अवेलेबल है। पर जब ये डिसॉल्व हो जाएगा इसके अंदर सॉल्यूशन में, तब भी ये मॉलिक्यूल फॉर्म में ही रहेगा। कौन, ग्लूकोज। ग्लूकोज, फ्रुक्टोज, सुक्रोज, यूरिया, ऐसा कुछ भी डालो। बट सपोज आप NaCl है, इनको वाटर के अंदर ऐड करो और सॉल्यूशन बनाओ। अब देखो वापस वही मेरा क्वेश्चन है कि जब डिसॉल्व नहीं किया तब ये किस फॉर्म में है, तो ये मॉलिक्यूल के फॉर्म में है। बट आप जब इसे सॉल्यूशन में ऐड कर दोगे तब ये आयंस में, मतलब मैं कहूँगा कि पार्टिकल्स इसके किस फॉर्म में आ गए, आयंस के फॉर्म में आ गए। तो यहाँ ऐसे सॉल्यूशन जो नंबर ऑफ पार्टिकल पर डिपेंडेंट है, आपको और भी मैं डिटेल में पढ़ा दूँ कि सपोज मेरे पास इसमें 1 किलोग्राम वाटर है, इसमें मेरे पास 1 किलोग्राम वाटर है। अब इसके अंदर सपोज मैं 1 मोल ग्लूकोज ऐड करके सॉल्यूशन बना रहा हूँ और इसके अंदर 1 मोल NaCl ऐड करके सॉल्यूशन बना रहा हूँ।
अब जब ये प्योर वाटर होगा ना, तब इसकी बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेल्सियस होगी, इसकी फ्रीजिंग पॉइंट 0 डिग्री सेल्सियस होगी। पर ग्लूकोज और NaCl इसमें डालने से इसकी बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज हो जाएगी, बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज होगी और फ्रीजिंग पॉइंट डिक्रीज होगी। पर दोनों के प्रपोजन इसमें सेम है, ये भी सेम है, फिर भी एग्जैक्टली सेम बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज नहीं होगा और सेम फ्रीजिंग पॉइंट डाउन नहीं होगा। अब यहाँ जो लो, इसे कहेंगे हम एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, क्योंकि बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज होगा। मैं एक्स्ट्रा लेक्चर में राउल्ट के लॉ डाल देता हूँ। और फ्रीजिंग पॉइंट डाउन होगी। ओके, तो फ्रीजिंग पॉइंट डाउन, तो लोअरिंग द फ्रीजिंग पॉइंट, एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, ये कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है, मतलब नंबर ऑफ पार्टिकल डिपेंड करेगा। अगर मैं आपको क्वेश्चन पूछूं, इसे हम ए कह दें, इसे हम बी कह दें, मैं पूछूं किस सॉल्यूशन की बॉइलिंग पॉइंट हाई होगी, तो बी की बॉइलिंग पॉइंट ए की कंपैरिजन में हाई होगी। चलो, ऐसा क्यों हुआ होगा? क्योंकि इसमें जब NaCl आप ऐड करोगे ना, तब Na प्लस NCl माइनस, मतलब दो पार्टिकल्स इसके अंदर आ गए, तो इसकी पार्टिकल कॉन्सेंट्रेशन जो होगी ना, वो 2 मोलर होगी, पार्टिकल कॉन्सेंट्रेशन। पर ग्लूकोज C6H12O6 के फॉर्म में ही रहेगा, तो इसकी पार्टिकल कॉन्सेंट्रेशन 1 मोलर रहेगी। तो किस में पार्टिकल ज़्यादा है? इसमें, इसीलिए इसका बॉइलिंग पॉइंट और ज़्यादा होगा, और इसका बॉइलिंग पॉइंट इस बढ़ेगा खरा, पर कम। फ्रीजिंग पॉइंट किसका डाउन जाएगा? NaCl वाले सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट और डाउन जाएगा। आपको याद हो, अगर आप प्रोफेसर हो और कोई प्रैक्टिकल करवाते हो, तो आपने कहीं भी आइस दिया होगा, तो आपने कहा होगा कि आइस के अंदर आप सॉल्ट ऐड कर दो। क्यों? तो क्या आप कहा कि NaCl ऐड करोगे तो जल्दी से पिघलेगा नहीं। क्यों? क्योंकि इसने इसकी फ्रीजिंग पॉइंट को डाउन कर दिया। तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी मतलब नंबर ऑफ पार्टिकल पर जो डिपेंड है। 4 कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है बेटा। एक एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, दूसरी लोअरिंग द फ्रीजिंग पॉइंट, तीसरी ऑस्मोसिस, आई थिंक एक्स्ट्रा वीडियो में मैंने ऑस्मोसिस के सब वीडियो डाल दिए हैं, और फोर्थ रिलेटिव लोअरिंग द वेपर प्रेशर, रिलेटिव लोअरिंग द वेपर प्रेशर। अब आपको एक चीज कह दूं कि रिलेटिव लोअरिंग द वेपर प्रेशर मतलब क्या? तो सपोज कोई प्योर सॉल्वेंट की वेपर प्रेशर P0 है, पर सॉल्यूशन की वेपर प्रेशर P1 है, तो ये डिफरेंस, और रिलेटिव मतलब प्योर की कंपैरिजन में, तो प्योर सॉल्वेंट की कंपैरिजन में सॉल्यूशन की वेपर प्रेशर कितनी डिक्रीज हुई, उसे कहा जाता है रिलेटिव लोअरिंग द वेपर प्रेशर। अब इसमें से कौन कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी नहीं है? तो डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, यस ये है। एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज होगा, है। अब एंट्रोपी का इसके साथ कोई लेना देना नहीं, मतलब एंट्रोपी जो है वो पार्टिकल पर डिपेंडेंट नहीं है। बट यहाँ अब जीसेट वालों ने जो आंसर दिया था ना, वो इंक्रीजिंग एंट्रोपी दिया। अब फोर्थ पॉइंट है लोअरिंग द वेपर प्रेशर। लोअरिंग द वेपर प्रेशर का मतलब होता है P0 माइनस P1, इसे लोअरिंग द वेपर प्रेशर कहा जाता है, और ये कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी नहीं है। और मैंने प्रूफ के लिए एक बुक का फोटो भी डाल रखा है। It must be remembered that relative lowering in vapor pressure is colligative property। ये relative lowering the vapor pressure है, वो colligative property है। vapor pressure और lowering in vapor pressure, lowering the vapor pressure is not colligative property। पर इन्होंने ये आंसर में ये दिया था एंट्रोपी, हालांकि आंसर ये दोनों आने चाहिए। इस बार की जीसेट में मैं आपके साथ खड़ा हूँ। जब जीसेट ख़त्म हो जाएगी, मुझे जहाँ से पेपर मिलेगा, पेपर पहले मैं ले लूँगा, फिर उसकी पूरी मैं सॉल्यूशन की वीडियो यूट्यूब पर अपलोड कर दूँगा। आपसे ही पेपर मांगना पड़ेगा या तो किसी और से मांगूंगा, मतलब पेपर मिल जाएगा मुझे, फिर मैं उसकी पूरी वीडियो बनाऊँगा और सॉल्यूशन यूट्यूब पर डालूँगा। और ऑब्जेक्शन करने का मौका मिला तो मैं आपके साथ ऑब्जेक्शन में खड़ा रहूँगा, अगर ऐसा कुछ आया, भगवान करे ना आए, पर आया तो। एंथैल्पी ऑफ कंबशन ऑफ सब्सटेंस इज,
पहले तो एंथैल्पी मतलब डेल्टा एच। याद रखना कि जो एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन मतलब जिस रिएक्शन में हीट एनर्जी रिलीज होती है, उसकी एंथैल्पी की वैल्यू ऑलवेज नेगेटिव होती है। और एंडोथर्मिक रिएक्शन जो होती है, एंडोथर्मिक रिएक्शन मतलब क्या, जिसमें हीट एनर्जी एब्जॉर्ब होती है, उसमें डेल्टा एच की वैल्यू पॉजिटिव होती है। अब यहाँ पूछा है एंथैल्पी ऑफ कंबशन। कंबशन मतलब क्या, किसी भी कंपाउंड को जलाना। फॉर एग्जांपल मैं एक बात करूँ कि CH4 प्लस O2, तो हमें क्या मिलेगा, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। तो ये जो है वो कंबशन रिएक्शन है, जलाओगे। आपको भी पता है फ्यूल को जलाओगे तो हीट एनर्जी क्या होगी, रिलीज होगी। मतलब सब कंबशन रिएक्शन क्या है, सबकी सब कंबशन रिएक्शन क्या है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। जितनी भी कंबशन रिएक्शन है सब एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, और उसके लिए डेल्टा एच की वैल्यू क्या होगी, नेगेटिव। तो ऑलवेज नेगेटिव वैल्यू होगी। ओके। तो हीट एनर्जी एक्सोथर्मिक रिएक्शन कंबशन में रिलीज होती है, इसीलिए ये वैल्यू नेगेटिव ही आती है। चलिए, फिफ्थ क्वेश्चन, इन अ मिक्सचर ऑफ लिक्विड इन वन कंपोनेंट शो पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम राउल्ट्स लॉ, द अदर कंपोनेंट्स शो। अब देखो, आपको शायद राउल्ट का लॉ पता हो ना पता हो, मेरे एक लेक्चर इसके रिकॉर्ड कर रखा है, वो मैं एक काम करूँगा, वो भी आज मैं एक्स्ट्रा में डाल दूँगा। आपको एक बात कह दूँ कि आइडियल जो सॉल्यूशन होता है, वो आइडियल सॉल्यूशन राउल्ट के लॉ को फॉलो करेगा। ओके। और इसीलिए एक ग्राफ देख लीजिए, इस ग्राफ में ये जो डॉट डॉट लाइन है ना, वो आइडियल सॉल्यूशन की है। ओके। ये वाला जो है आइडियल सॉल्यूशन की लाइन है। कौन सी, आइडियल सॉल्यूशन की, मतलब वेपर प्रेशर इतना मिलना चाहिए। पर यहाँ क्या है कि जितना वेपर प्रेशर मिलना चाहिए उससे ज़्यादा मिल रहा है, लाइन अप जा रही है। इसे कहा जाता है पॉजिटिव डेविएशन। मतलब जितना वेपर प्रेशर आइडियली मिलना चाहिए उससे ज़्यादा मिल रहा है। तो दो कंपोनेंट हैं, दोनों कंपोनेंट को अगर एक का वेपर प्रेशर पॉजिटिव है तो दूसरे का भी पॉजिटिव है। इसी तरह एक का नेगेटिव है, मतलब एक कम हो रहा है वेपर प्रेशर तो दूसरा भी कम हो रहा है। तो राउल्ट के लॉ के हिसाब से अगर किसी एक कंपोनेंट हमें पॉजिटिव डेविएशन दिखा रहा है, मतलब जितना वेपर प्रेशर मिलना चाहिए उससे ज़्यादा दिखा रहा है, तो दूसरा भी जो होगा ना, वो डेफिनेटली हमें क्या होगा, पॉजिटिव डेविएशन ही दिखाएगा। ऐसा नहीं होता कि कोई एक सॉल्यूशन की पॉजिटिव डेविएशन और दूसरे की नेगेटिव डेविएशन, नहीं। और पॉजिटिव नेगेटिव कैसे डिसाइड होता है, मैं पूरा इसका राउल्ट लॉ का लेक्चर में अपलोड कर दूंगा, उसके अंदर आप देख लेना उसके अंदर से। ओके। चलिए, ये ग्राफ हो सके तो आप इसे देख लेना, क्योंकि ये आपके लिए इम्पोर्टेंट है। चलो, इन 10 मिनट्स कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट डिक्रीजेस फ्रॉम 0.1 मोलर टू 0.05। 0.1 मोलर कॉन्सेंट्रेशन 0.05 मोलर हो जाता है, और तब 10 मिनट्स इसमें टाइम यूज होता है। ओके। फिर क्या कह रहे हैं, इन नेक्स्ट 10 मिनट्स, मतलब दूसरी 10 मिनट्स के अंदर क्या हो रहा है, इट डिक्रीजेस 0.025 मोलर। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होगा, हालांकि आप देखो तो 0.1 का आधा ये 0.05 है, और ये भी इसका आधा है, मतलब ये जो है वो T1/2 दिया है। पर मैं आपको एक फॉर्मूला देता हूँ कि जिसके ऊपर से आप ये निकाल सकते हो। मैं किसी एक में से दिखा देता हूँ आपको। T1/2 दिया है ना, तब अब देखो इसके ऊपर से आप निकालो, ये क्या है आपका T1/2 है, वो तो आपको आइडिया आ गया होगा। एक फॉर्मूला है, लास्ट और डिवाइडेड बाय इनिशियल।
लास्ट फाइनल डिवाइडेड बाय इनिशियल इज इक्वल टू 1/2 n। इससे क्या होगा, इससे आपको मतलब टी टाइम की कॉन्सेंट्रेशन डिवाइडेड बाय इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन इज इक्वल टू 1/2n। यहाँ से आपको n फॉर ऑर्डर मिल जाएगा। अब ये करो तो 5/100 और 1 10 1/2n क्या होगा 5 तो 1/2 इज इक्वल टू 1/2n। तो n इज इक्वल टू क्या मिलेगा हमें, n इज इक्वल टू 1 मिलेगा। तो ये जो रिएक्शन होगी वो फर्स्ट ऑर्डर होगी, मतलब ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इसका क्या होगा 1। ओके। In the case of equilibrium PCl5 reversible PCl3 plus Cl2 gas, इस क्वेश्चन के अंदर एक प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम क्या है कि इन्होंने जिस इंटेंशन से ये क्वेश्चन पूछा है, यहाँ इसकी फिजिकल स्टेट इन्होंने नहीं दी है जो देनी चाहिए थी। क्या है ये, सॉलिड है, लिक्विड है, गैस है, क्योंकि यहाँ केपी केसी की रिलेशन पूछी है। अब एक फॉर्मूला है केपी इज इक्वल टू के सी RT रेस टू डेल्टा एन गैस। ये कैसे डिराइव होता है उसकी आपकी ज़रूरत नहीं है। अब इसके अंदर डेल्टा एन गैस क्या है, तो NP माइनस NR, पर ये NP माइनस NR आधा बोल रहा हूँ मैं। NP क्या है, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ gaseous product minus number of moles of gaseous reactant। मतलब प्रोडक्ट में जितने गैस के मोल हो माइनस रिएक्टेंट में जितने गैस के मोल हो। अब आप ही बताओ, इन्होंने यहाँ क्या क्लैरिटी दी है, नहीं दी है। कौन गैस है वो दिखाना चाहिए, अभी नहीं दिखाया तो हम समझ ले सब गैस है, क्योंकि और कोई चारा नहीं है। तो ये 1 और ये 1 मतलब क्या होगा 2 माइनस ये क्या होगा 1, तो 2 माइनस 1 मतलब 1। तो डेल्टा एन गैस की वैल्यू हमें क्या मिल रही है 1। तो इस फॉर्मूला में अप्लाई करो, Kp इज इक्वल टू के सी RT रेस टू 1, और कोई चारा ही नहीं है। तो फॉर्मूला के हिसाब से Kp इज इक्वल टू के सी RT रेस टू 1, क्योंकि यहाँ देना चाहिए कि इनमें से। अब देखो आप ये सोचो कि सर हमें खुद समझना है कि रूम टेम्परेचर पर कौन क्या है, पर क्या दिया है, कोई टेम्परेचर नहीं, कुछ नहीं, कैसे कंसीडर करो। इसीलिए इसे मैंने ऐसे ही सॉल्व किया है और यही है, इसके अलावा इसका कोई नहीं है। द वैल्यू ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर द रिएक्शन। अब देखो के इक्विलिब्रियम की वैल्यू हमें दी है 50 और टेम्परेचर है 450 डिग्री सेल्सियस। द वॉल्यूम ऑफ कंटेनर इज डबल एट द सेम टेम्परेचर, द इक्विलिब्रियम। ओहो, बहुत अच्छा क्वेश्चन, बहुत अच्छा क्वेश्चन। अब आपको ली सेटेरियल प्रिंसिपल आता है या नहीं आता मुझे नहीं पता, पर एक बात कहूँ आपको। अब देखो CaCO3 सॉलिड रिवर्सिबल CaO सॉलिड प्लस CO2 गैस। अब यहाँ पर किसकी बात कर रहे हैं, प्रेशर की बात कर रहे हैं। जब प्रेशर की बात कर रहे हो तब प्रेशर एंड वॉल्यूम दोनों रिलेटेड है। अब आप देखो यहाँ सॉलिड 1 मोल है, सॉलिड 1 और गैस 1, तो प्रेशर की साइड ज़्यादा होगा। सॉलिड और लिक्विड का प्रेशर हमें कंसीडर करना नहीं होता है क्योंकि वो अवेलेबल ही नहीं है। तो प्रेशर किसका अवेलेबल है, गैस का अवेलेबल है। तो हम ये कहेंगे कि यहाँ पर जो है वो हाई प्रेशर है और यहाँ पर लो प्रेशर है। अगर ली सेटेरियल प्रिंसिपल क्या कहता है कि अगर हम प्रेशर इंक्रीज करेंगे तो ये रिएक्शन किस डायरेक्शन में जाएगी। अगर आप प्रेशर इंक्रीज कर रहे हो तो मेरी तरह सोचना है, प्रेशर इंक्रीज करने का ऑप्शन दिया तो आप बैठे हो राइट हैंड साइड पर, इसीलिए रिएक्शन
कहाँ जाएगी? बैकवर्ड डायरेक्शन में जाएगी। समझो, ऑप्शन क्या दिया कि हम प्रेशर इंक्रीज कर रहे हैं, तो आप यहाँ बैठ गए, जहाँ बैठे हो सामने जाना है, मतलब रिएक्शन बैकवर्ड जाएगी। आपको ये कहा है कि हम वॉल्यूम आधा कर रहे हैं, ये एक रिएक्शन है जो इक्विलिब्रियम में है और इसका वॉल्यूम हम आधा कर रहे हैं। चलो वॉल्यूम आधा करेंगे तो प्रेशर क्या हो जाएगा? डबल हो जाएगा, मतलब प्रेशर इंक्रीज हो जाएगा। तो प्रेशर इंक्रीज मतलब हाई प्रेशर, तो आप यहाँ पर बैठे हो तो रिएक्शन कहाँ जाएगी? बैकवर्ड डायरेक्शन में जाएगी। थर्ड ऑप्शन आपको कह रहे हैं कि प्रेशर लो कर रहे हैं, लो प्रेशर कर रहे हैं तो आप इस साइड बैठे हो तो रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगी। आपको फोर्थ ऑप्शन ये दे के वॉल्यूम इंक्रीज कर रहे हैं, चलो वॉल्यूम इंक्रीज करेंगे तो प्रेशर तो डिक्रीज ही होगा, तो लो प्रेशर की बात हो गई, तो हम लेफ्ट हैंड साइड पर बैठे हैं तो रिएक्शन फॉरवर्ड में जाएगी। आया समझ में? तो यहाँ पर क्या है कि यहाँ भी इन्होंने कुछ नहीं दिया, तो हम सोच ले कि ये भी गैस है, ये भी गैस है और ये भी गैस है, क्योंकि कुछ दिया नहीं है और टेम्परेचर दिया है हाई, और इस टेम्परेचर पर तो सभी गैस में कन्वर्ट हो गए। तो यहाँ देखिए कि गैसियस रिएक्टेंट 1+1, तो गैसियस रिएक्टेंट के कितने मोल्स हैं? 2 मोल्स, 2 मोल्स ऑफ गैसियस रिएक्टेंट और 2 मोल्स ऑफ गैसियस प्रोडक्ट है, मतलब दोनों साइड मोल क्या दिए हैं? गैसियस के सेम दिए हैं। तो किसी भी साइड आप हाई और किसी भी साइड पर लो नहीं लिख सकते। क्यों? क्योंकि इन्होंने ऑप्शन में ऐसा दिया ही नहीं आपको। दोनों साइड नंबर ऑफ गैसियस मोल्स कैसे हैं? सेम। अगर दोनों साइड नंबर ऑफ गैसियस मोल सेम दिए हो तो कोई भी टेम्परेचर आप करो, वॉल्यूम में कोई भी इंक्रीज डिक्रीज करो, प्रेशर इंक्रीज डिक्रीज करो, फिर भी के इक्विलिब्रियम की वैल्यू में कोई चेंज नहीं आएगा, कोई चेंज नहीं आएगा। इसके अलावा अगर आपके मतलब 50 है तो आंसर 50 ही होगा। मुझे आपको ये डिटेल में समझाना है। देखिए रुको,